हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का आईजीकेओ का सेशन, जो कि है लाइफ स्किल्स। तो उसी उम्मीद में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समवन दैट यू नो वेरी वेल टेल यू दैट यू आर शॉर्ट एंड ऑल्सो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, he teases you that you are unattractive, you will। ओह, जिन्हें आप जानते हो वो कहता है कि तुम ऐसे हो, छोटे हो, डार्क हो, अनअट्रैक्टिव टाइप के हो, बोरिंग टाइप के हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम क्या करोगे? सर, मन में तो हमारे कुछ काफी अच्छे विचार चल रहे हैं, बट यहां लाइफ स्किल के बारे में 4 ऑप्शन है हमारे पास। इग्नोर हिम एंड वॉक अवे। क्या करोगे? उसको इग्नोर करोगे या फिर चले जाओगे, है ना? B, get depressed and stop going out। उदास हो जाओगे और बाहर जाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि भैया ने कहा था कि हम तो अट्रैक्टिव नहीं है। या फिर C, tell the person that the comment was rude and that you didn't appreciate it and you feel hurt। या फिर D, ask the person to just shut up। हम ये नहीं कर सकते, लाइफ स्किल है। तो देखो, हम उसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बुरा है, हम नहीं। हम तो अच्छे हैं ना, तो हम उसे इग्नोर भी नहीं करेंगे और वहां से जाएंगे भी नहीं। मुसीबतों का सामना खड़े रहकर किया जाता है। बी, गेट डिप्रेस्ड एंड स्टॉप गोइंग आउट। क्या हम उनकी बातें सुनकर अपने आप को उदास कर लें? नहीं भैया, ये जिंदगी हमारी है, उनकी नहीं है। तो बी को भी कंसिडर नहीं करेंगे। सी, टेल द पर्सन दैट द कमेंट वाज र्यूड। उसको बताओगे कि भैया देख, तेरा बोलने का तरीका बहुत र्यूड था। हालांकि हम जैसे भी हैं, बट बोलने का तरीका तुम्हारा सही नहीं था, है ना? तरीका सुधारो बोलने का फर्स्ट। देन, क्या आप इसको थोड़ा भी अप्रिशिएट नहीं करते थे और इस बात का आपको बुरा लगा है? तो जब आप प्रेम भाव से उसको व्यक्ति को समझाएंगे, बोलेंगे ऐसा, तो वास्तव में उसको रियलाइज होगा कि भैया यहां तो हमने गड़बड़ कर दी, है ना? या फिर डी, उसको बोलेंगे शट अप, तो फिर ऐसे तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो हम तो ऐसे व्यक्ति हैं नहीं, है ना? तो हम कैसे हैं? हम प्यार से बताने वाले कि भैया जो आपने कहा है ना, वो बड़ा ही अभद्र व्यवहार है, आपको ऐसा अभद्र व्यवहार शोभा नहीं देता। इट मींस आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए और इनको मैं अप्रिशिएट नहीं करता, है ना? और इससे मुझे बुरा लगा। हालांकि बुरा नहीं लगा, बट बोलने में क्या जाता है ना? हम उनको कहेंगे भाई बुरा लगा, क्या पता सामने वाले में थोड़ी बुद्धि आ जाए। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेज ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन का वेज कौन से हो सकते हैं? पहला है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, बी मेक आई कॉन्टेक्ट व्हाइल स्पीकिंग एंड सी पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज, डी ऑल ऑफ दीज। अब देखो, किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए पहला इसमें क्या बोला है? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। तो बिफोर यू स्पीक एनीथिंग, बिफोर यू मास्टर एनी सिंगल थिंग, फर्स्ट यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग, है ना? आपको अपने अंदर जो लिसनिंग आर्ट है उसको डेवलप करना होगा कि आप उस व्यक्ति को कितनी अच्छी तरह से सुनते हो। सामने वाले को लगना चाहिए भैया कि इससे बेहतर तो मुझे कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। क्लियर? फर्स्ट ये तो जी हाँ, हमें ये करना है, ध्यान से उसकी बात सुननी है, गौर से एकदम कि हाँ भैया बात तो बड़ी सही कही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आपको रूडली बोल रहे तो सुनो, नहीं। जो आपसे ध्यान से अच्छे से बात कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। बी, मेक आई कॉन्टेक्ट व्हाइल स्पीकिंग। बात करते वक्त आई कॉन्टेक्ट बनाए रखो। अब क्या होते हैं, कुछ बच्चे आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते। क्यों? आंखों में नहीं दिखा जाता। तो इसके लिए क्या करो, जो वो व्यक्ति है ना, उसकी नाक का ये जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको देखो अच्छे से ऐसा करके। अच्छा, यस, ओके, हाँ, ऐसे करके। तो है ना, जब आप उसके यहां पे देखोगे ना, पहली बात आई कांटेक्ट आप नहीं कर रहे। दूसरी बात, उस व्यक्ति को लगेगा भाई हाँ आप क्या कर रहे हो, आई कांटेक्ट, यानी अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से बिहेव कर रहे हो। और आपका ऑरा, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड, और जो आपकी पर्सनैलिटी वो थोड़ी अच्छी दिखती है, पॉजिटिव दिखती है। क्लियर? हमें ये भी करना है। Then pay attention to the non-verbal cues। आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना है और उनके बिहेव, जो कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, वो अटेंशन किस तरह से, या फिर बात करते वक्त कौन
क्या कर रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, सीधे खड़े हैं, या फिर किस टोन में वो बात कर रहे हैं, आपको वो ध्यान से उनको देखना है ताकि कम्युनिकेशन आपकी क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। जैसे कि अगर वो थोड़ा श्योर कर रहे हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम डरे हुए हो, है ना। जब हम ऐसी कुछ बातें करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। इट मींस हमें डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस जो है, इन सभी को फॉलो करना है जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती जाए। कभी भी किसी को सामने से रूडली जवाब नहीं देना, चाहे व्यक्ति कुछ भी बोले, जस्ट सेड ओके, हाँ ओके, आई अंडरस्टैंड। चाहे आपको लगे कि भैया गलती आपकी नहीं थी, बट यदि आपको कोई समझा रहा है तो जस्ट उनकी बात सुन ली जाए बड़ा होने के नाते। फिर देखो थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर से देखो वही आ गया कि इनमें से कौन सा बेस्ट वे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए। पहला है मेकिंग आई कांटेक्ट एंड लिसनिंग केयरफुली, क्या करना कि उस व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाए रखना और उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप की स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। बी यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी ड्यूरिंग डिस्कशन, ये हमें कदाचित नहीं करना चाहिए। इट मींस कि हमें कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी जो है वो यूज नहीं करनी है, ऐसे शब्दों को यूज नहीं करना जो सामने वाला समझ ना पाए। क्यों? कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब बनती है जब बोलने वाला सुनने वाला दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ पा रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर सी, अवॉइड क्वेश्चनिंग, नहीं, क्वेश्चनिंग करना अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट जहां आपको लगे कि भैया ये क्या था तो पूछोगे वेट लेट मी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट क्या मुझे बता सकते हो कि इसका मतलब क्या था, है ना। तो इससे भी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, बेटर होती है। क्यों? सामने वाले को लगता है कि हाँ उस व्यक्ति ने मेरी बात को ध्यान से सुना तभी इसने ये क्वेश्चन पूछा है। इट मींस सारी बातें व्यक्ति ने सुनी है, इफेक्ट पड़ता है, ऑरा बढ़ता है इससे, ठीक है। डी, नन ऑफ दिस। बट हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना है और उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। क्लियर? ऑप्शन ए तो हमें हर हाल में फॉलो करना ही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, योर फ्रेंड बोरो योर एक्सपेंसिव बाइसाइकिल एंड एक्सीडेंटली डैमेज इट बैडली, यू शुड। आपका दोस्त आपकी महंगी गियर वाली बैटरी वाली साइकिल जो है वो लेके जाए और डैमेज कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, आस्क हिम टू बाई यू द सिमिलर बाइसाइकिल और पे फॉर इट। क्या आपको उससे बोलना चाहिए मेरे को मेरी साइकिल ठीक करवा के दे, या फिर मुझे ऐसी साइकिल ला के दे, मुझे नहीं पता। या फिर बी, शाउट एट हिम एंड मेक श्योर ही फील्स बैड, या फिर उस पर चिल्लाओगे, है ना, अपना दबदबा जमाने के लिए ताकि उसको बुरा लगे। या फिर सी, से इट्स ओके यू नीड टू नॉट वरी और फील बैड अबाउट इट, या फिर कहोगे चल कोई बात नहीं, गलती है, हो जाती है, अगर आपकी जगह में होता तो शायद मुझसे भी ऐसी गलती हो जाती, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं मेरे पेरेंट्स को जो है सही बात बता दूंगा। क्लियर? या फिर डी, स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद हिम। तो देखो अगर आपका कोई दोस्त है तो पहली बात, अच्छा दोस्त है तो ये गलती तो मत करना, ठीक है। बी, दोस्तों पर फालतू में चिल्लाना नहीं, दोस्ती यारी में अलग बात है, बट हाँ चिल्लाना नहीं चाहिए। क्यों? ये डिसरिस्पेक्टफुल तरीका होता है। सी, उसको ऐसा भी नहीं कहना भैया दोस्ती जो है वो पैसों से ज्यादा कीमती होती है। एक समय आता है जब हमारे पास पैसा होता है पर दोस्त नहीं होते, तो हमें क्या करना है, हमें कहना है चल कोई बात नहीं, बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाता है, अगर तेरी जगह मैं होता तो भी मुझसे गलती हो जाती, है ना। गलती का एड्रेस थोड़ी कि भैया नहीं मैं इसी घर जाऊंगी, यही, ऐसा कुछ नहीं है। सो सी इट्स ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ यू वॉन्ट टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। अगर आपको टाइम मैनेज करना है इफेक्टिव तरीके से, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, स्पेंड टाइम ऑन टास्क ब्यूटिफिकेशन। बी, डिस्कस टू योर फ्रेंड अबाउट टास्क। सी, आइडेंटिफाई योर टास्क एंड लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। या फिर डी, इग्नोर डेड लाइन्स। अब देखो अगर आपको अपनी एजुकेशन में आगे फ्यूचर में कभी भी टाइम का इशू आए, है ना, तो एक फिनोमिना है ना, एक बुक का नाम है
ईट वन फ्रॉग अ डे, ऐसा कुछ करके है ना। तो वो उस बुक में क्या लिखा गया है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहते हैं कि आप क्या करो, आप अपने सारे जो जरूरी काम है उनको पहले रखो, प्रायोरिटी वर्क को पहले रखो, और बाकी गैर जरूरी काम जो है उनको बाद में रखो। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम अच्छा मैनेज होगा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी और आप प्रायोरिटी पे फोकस कर पाओगे। क्लियर। तो हमें अपने टास्क ब्यूटिफिकेशन पे सपोर्ट या फिर स्पेंड नहीं करना है ना। बच्चे क्या करते हैं, आज मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, सुंदर सा सजाया, तैयार किया, दीवार पर लगाया, और 3 दिन बाद टाइम टेबल गायब। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, उनके सजेशन कुछ और हैं, आपके सजेशन कुछ और हैं, है ना। आपको अपने टास्क करने हैं, अपने दोस्त को अपने टास्क करने हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर फिर भी दोस्त है, बताएंगे जरूर। हाँ, आप यहाँ क्या क्या करोगे, आप अपने टास्क को आइडेंटिफाई करोगे, भाई कौन सा प्रायोरिटी पर है, पहले मुझे क्या करना है, पहले ये करना है ना। कल एसएसटी का एग्जाम है तो पहले मैं एसएसटी की प्रिपरेशन कर लूं, है ना, फिर दूसरा मैं कोई काम बाद में करूंगा। ऐसे करके आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने टास्क को। डेडलाइन को इग्नोर किया जा सकता है, हाँ, स्ट्रेस कम करने के लिए, बट पहला प्रायोरिटी सेट करना है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द ट्रैफिक साइन शो इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ए स्कूल अहेड, बी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, सी हॉस्पिटल, या फिर डी साइकिलिंग पाथ। अगर स्कूल ऐड होता तो यहां पे बच्चों का स्कूल बैग का सिंबल होता, जो कि यहां पे नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल होता तो उसका सिंबल होता, साइकिलिंग पाथ में साइकिल बनी होती, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यक्ति जो है वो क्रॉसिंग पर यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर चलता हुआ दिखाया गया है। तो ये क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि चलने की जगह है। क्लियर, क्रॉस करने का मतलब। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच अमॉन्ग दिस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जांपल फॉर बिल्डिंग अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। अगर आपको अपनी दोस्ती जो है वो लंबे समय तक बरकरार रखनी है तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। पहले मेरे आंसर बताने से आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपने कौन सा चूज किया, फिर मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए क्या है, बीइंग डिसऑनेस्ट अबाउट फीलिंग्स। देखो दोस्तों के बीच फीलिंग्स शेयर होनी चाहिए, हॉनेस्ट रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वही तो एक व्यक्ति है जो हमारे सारे कारनामे जानता है, तो उससे तो ऑनेस्ट रहो। ठीक है, ऑनेस्ट रहो। बी मेकिंग फन ऑफ अदर्स वीकनेस, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमें दूसरों की कमजोरी पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों, जैसा भी है वो हमारा दोस्त है, तो ये बात याद रखना कि अगर आप उसकी खिल्ली उड़ाओगे तो सवाल सीधा आप पर भी उठता है। क्लियर। तो सी रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग द अदर्स ओपिनियन, हाँ हमें क्या करना है, हमें हमारे दोस्त द्वारा दिए गए ओपिनियन, उसके वर्ड्स या फिर उसके आइडियाज जो है उसको रिस्पेक्टफुली सुनना है, बताना है, शेयर करना, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना है कि भाई हाँ यार ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी, ये काफी अच्छा था। या फिर यार हाँ ये बात तो सही है बट मेरे अभी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं ये कर सकूं, है ना। तो थोड़ा समझदारी से चीजों को हैंडल किया जाता है। डी ऑलवेज इग्नोर अदर्स थॉट्स, नहीं ये तो कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कभी कभी दोस्तों के आइडियाज ऐसे होते हैं जो आपके फ्यूचर में बिलियनियर बना सकते हैं, मिलियनियर बना सकते हैं। क्लियर, जी हाँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आवर करेक्ट आंसर। अब मुझे बताना कि आपने इसका आंसर क्या सोच के रखा था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू सी दैट समवन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट देन व्हाट शुड यू डू। अगर आपको पता चले कि भैया किसी का एक्सीडेंट आपके सामने हो गया है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, लीव हिम देयर, क्या उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो भैया ये तो इंसानियत नहीं हुई, पहला तो कदाचित नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, कॉल द एम्बुलेंस। जब भी कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, मेक श्योर कि प्रायोरिटी पे किया गया काम एम्बुलेंस को बुलाना है। मतलब उनका फर्स्ट एड या फिर हॉस्पिटलिटी सर्विस यानी एम्बुलेंस को बुलाना पहला आपका काम होना चाहिए, ताकि जितना जल्दी हो सके उसको डेंजर से बाहर रखा जाए व्यक्ति को। ठीक है।
एंड सी कॉल द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को तब बुलाना जब कहीं पर आग लगी हो, है ना, यूनिक एक्सीडेंट हो या फायर ब्रिगेड यहाँ पे कोई गिरा हुआ पड़ा है, ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कॉल योर पेरेंट्स, हाँ आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, बट इमीडिएट लेवल पर हमें क्या एक्शन लेना है कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना है सबसे पहले। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पेरेंट्स को तो वो तो बताना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपके पेरेंट्स के साथ हो तो आप पेरेंट्स को बता सकते हो कि पापा मम्मी हो गया है, जल्दी से फोन कर दो एम्बुलेंस को, तो ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन इंप्रूविंग वोकेबलरी, इनमें से कौन सा जो है वो वोकेबलरी इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए न्यूज़पेपर, बी ड्राइंग, सी वॉचिंग मूवी, या फिर नन ऑफ दीज। देखो अगर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए तो वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है। पहला क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना वोकेबलरी को इंप्रूव करता है। हमारे स्पोकन इंग्लिश वाले सर जो हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, हिंदी इंप्रूव करनी है तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसे करके। क्लियर। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छा सोर्स हो सकता है वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए। बी है ड्राइंग, ड्राइंग करने से कौन सी वोकेबलरी इंप्रूव होगी ये मुझे नहीं पता, होती है क्या, नहीं होती सर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें वॉचिंग मूवीज, यहाँ मूवीज में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो नए होते हैं, इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और हमें उनसे इमोशन, फीलिंग्स और एक्सप्रेस करना सीखते हैं कि किस वर्ड को किस तरह से कहां पर कैसे यूज किया जाता है। तो वो काफी हेल्पफुल हो सकता है इंप्रूव करने के लिए हमारी वोकेबलरी। देन नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू आर अनहैप्पी विद समवन्स बिहेवियर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप किसी के बिहेवियर से ना खुश हो, ठीक है, तो हमें इनमें से कौन सा जो बेस्ट ओपिनियन है वो चूज करना चाहिए। ए हिट दैट पर्सन, है ना। कोई अगर हमें बुरा भला कहे तो पहला मन तो यही करता है कि बट हमें नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा बिहेवियर, हम ऐसे नहीं है। बी कंप्लेन टू योर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को जाके कंप्लेन करो, मम्मा उसने मेरे को बुरा कहा, उसने मुझे ये कहा, पापा मुझे ये कहा। कब तक करोगे कंप्लेन, है ना। तो हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद से संभालनी होगी, तो पेरेंट्स को भी नहीं बताना, है ना, फालतू में वो टेंशन लेंगे तो ऐसे में भी बात बढ़ जाएगी। देन सी स्टे काम एंड हैव अ वर्ड विद हिम, मीन्स कि थोड़ा शांत रहो और उससे बैठकर बात करो कि भैया मत कर यार ऐसे, यार बुरा लगता है। हम आपको ऐसे बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो फिर क्यों करते हो ऐसा। क्लियर। तो उससे प्यार से बैठ के बात की जानी चाहिए, यूं नहीं कि धक्का मुक्की बोलते रहो, नहीं, प्यार से बात करो। ऑप्शन सी नेवर टॉक टू दैट पर्सन। अब देखो कभी कभी मजाक में हमारे दोस्त परिवार वाले भी हमसे कभी मजाक कर लेते हैं जिससे हमें बुरा लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बात करना बंद कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। तो अच्छे लोग बड़ी मुद्दतों से मिलते हैं, संभाल के रखो और उनसे अच्छे से बिहेव करो। क्लियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग द फॉलोइंग स्किल कैन हेल्प यू टू अडेप्ट न्यू चेंजेस। ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको नए चेंजेस अडेप्ट करने में हेल्प करेगी। ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी टाइम मैनेजमेंट, सी रिजिड बिहेवियर, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो देखो अगर हम चलें ऑप्शन हमारे डी से, ऑल ऑफ दिस को बाद में कंसीडर करते हैं, पहले देखते हैं सी रिजिड बिहेवियर। रिजिड बिहेवियर आपको नहीं करना चाहिए। क्यों, इससे लोग आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर इन फ्यूचर आप अच्छे रिलेशन, कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। और रिजिड बिहेवियर जो है वो हर सिचुएशन में आपको हेल्प नहीं करेगा, तो इसको हम मेक श्योर नहीं करेंगे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सीखने से पर्टिकुलर हमारे टास्क जो है वो प्रायोरिटी पे आ जाएंगे और टाइम हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बट काफी सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है, काफी सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू अस नहीं होती, तो इसको भी कंसिडर नहीं करते। बट फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा एक रूल है जिसके तहत हम हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं। सो इट इज द बेस्ट वे टू अडेप्ट न्यू चेंजेस, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान का जीवन पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है, कब क्या कहां कैसे हो जाए नोबडी नोज, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम कंसिडर करते हैं। ऑल्सो इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द केमिस्ट्री लैब एंड ही एक्सीडेंटली मिक्स्ड टू केमिकल व्हिच रिजल्टेड इन अ स्मॉल एक्सप्लोजन, व्हाट शुड अभी डू इमीडिएटली। अरे किसने नहीं किया, कौन नहीं करता ये, है ना।
बच्चे कभी कभी शरारत कर देते हैं जिसमें इन्होंने 2 केमिकल मिक्स किया अभी ने और छोटा सा बम धमाका हो गया। तो अब अभी को क्या करना चाहिए? 4 कंडीशन, 7 करोड़ का ये सवाल है आपके सामने। पहला ऑप्शन कह रहा है इन्फॉर्म द टीचर, टीचर को इन्फॉर्म किया जाए, टिक टिक टिक। बी, रन आउट ऑफ द लैब। सी, शुड नॉट टेल एनीवन, या फिर डी, नन ऑफ दिस। तो देखो ऑप्शन डी को देखते हैं पहले, नन ऑफ दिस, इसको कंसीडर नहीं करेंगे पहली बात तो। सी, शुड नॉट टेल एनीवन। अब आपने जो धमाका किया है ना उससे सबको पता लग गया कि लैब में धमाका हुआ है, तो किसी को कहने नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पकड़े जाओगे तो अगर गलती नहीं मानी तो फिर ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, तो नहीं करेंगे। रन आउट ऑफ द लैब, लैब से बाहर भागोगे तो भी पता है आपकी गलती है, ठीक है, और आपने बिहेवियर एक्सेप्टेंस आपको नहीं आता और डिसिप्लिन आप में नहीं है, तो ये भी गलत बात हो जाएगी। बट हाँ, इन्फॉर्म द टीचर, टीचर को बताओ टीचर देखो मेरी गलती नहीं है, मैंने गलती से 2 केमिकल जो है वो मिक्स कर दिए थे और ये धमाका हो गया, सो आई अपोलोजाइज, है ना, हो सकता मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मेरी गलती से हुआ, है ना। अगर आप टीचर को सही ढंग से इन्फॉर्म कर दोगे तो टीचर क्या बोलेगी, कोई बात नहीं, तुम सेफ हो ना। क्यों? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर यही चाहते हैं कि हम सेफ रहें, तो उनको इन्फॉर्म करना पहली प्रायोरिटी वाली टास्क है हमारी, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। अ मंकी एट द बॉटम ऑफ ए वेल व्हिच इज 10 feet deep tries to climb out each hour it jump up 3 feet and slip back 2. ओके, हर घंटे वो 3 फीट जंप करता है और 2 फीट वापस आगे पीछे गिरता है। एट द रेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक द मंकी टू रीच द टॉप, कितना समय लगेगा मंकी को ऊपर पहुंचने के लिए। और कुछ जो हमारे तेज तर्रार दिमाग वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे सर 3 फीट ऊपर चढ़ता है, 2 फीट नीचे आता है, बचा 1, अगर 1 को हम 10 फीट से करें तो यहाँ पे 10 आवर्स। तो सर 10 आवर्स तो यहाँ पे नहीं है, तो नन ऑफ दिस कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा सर? अच्छी, इसको समझने के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक प्यारी सी टेबल, ठीक है। अब टेबल में क्या है, देखो यहां पे जो मंकी है उसको लिया गया टाइम, ठीक है, और ये उसकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और उसने जंप कितना किया वो, और वापस बैक कितना आया वो, और एंडिंग पोजीशन, है ना। तो ऐसे करके हमें एक प्यारी सी टेबल बनानी है जिससे आप समझ जाओगे सर किस तरह से ये सॉल्व होगा। देखो है वैसे सिंपल सा, पर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि किस तरह से ये किया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई अलग सा सवाल आए तो आप उसको कर पाओ। तो देखो पहले मंकी क्या करेगा, मंकी के पास ये कुआं है, ठीक है, यहां पे बंदर है, क्या बंदर बनाया है, ठीक है। क्या करता है पहले घंटे में, पहला आवर यानी फर्स्ट घंटे में वो क्या करेगा, पहली पोजीशन उसकी 0 थी, है ना, बॉटम में नीचे था बिल्कुल 0 फीट पर, उसने जंप किया कितना, 3 फीट जंप किया और वापस आया 2 फीट पीछे, तो उसकी एंडिंग पोजीशन क्या होगी सर 1 फीट, है ना। क्यों? 3 - 2 1। अब यहीं से शुरू होता है खेल। अब देखो एंडिंग पोजीशन यहां थी 1 फीट, तो अब ये कहां पर है, बंदर यहां पे पहुंच चुका है जहां पर है 1 फीट। अब उसकी आवर्स यानी दूसरे घंटे में, सेकेंड आवर्स में उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या होगी सर 1 फीट होगी, है ना, 1 फीट पर 1 फीट होगी। अब ये जो जंप करेगा ये कितने करेगा सर 3 फीट, 3 फीट प्लस ये 1 फीट कितना हो गया 4 हुआ। अब वापस बैक कितना आएगा सर 2 फीट, ये 2 फीट आया, तो 4 जंप था 2 बैक था, कितना बचा फिर यहाँ पे एंडिंग पोजीशन 2, तो यहां क्या हो गया ये 2 फीट पर आ गया। अब देखो अब फिर से क्या होगा सर तीसरे घंटे में, थर्ड आवर में उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या होगी सर 2 फीट, फिर कितने कितने सर 3 + 2 कितना होगा 5 फीट, फिर पीछे जाएगा कितना आया सर 2 फीट पीछे आएगा, कितना बचा 3 फीट, ठीक है। सर फोर्थ आवर में 3 पहले था, यहां पे क्या फर्स्ट पोजीशन 3, फिर क्या करेगा 3 फीट जंप करेगा तो यहां आएगा 6, फिर 2 फीट बैक जंप करेगा बचेगा 4, फिर
यहाँ पर 5 में क्या करेगा सर, फर्स्ट पोजीशन 4 फीट थी उसकी, फिर जंप करेगा 3 फीट, यानी 4 + 3 कितना हो गया 7, एंड देन 2 फीट पीछे आएगा, बचेगा 5। देन 6 आवर में फर्स्ट पोजीशन होगी उसकी 5 फीट, फिर करेगा 3 फीट जंप, यानी कि 8 फीट की जंप करेगा, 2 वापस आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6। ठीक है, ठीक है। 7 आवर में इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या होगी सर, 6 फीट होगी। ठीक है, फिर जंप करेगा 3, 9 फीट, फिर 2 फीट क्या आएगा, पीछे आएगा, बचा कितना 7 फीट। अब 8 आवर में उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या होगी सर, 7 फीट होगी। जंप कितनी करेगा सर 3, यानी 7 + 3 10 फीट करेगा, और जैसे ही 10th फीट पर करेगा तो ये क्या हो गया, बैकफिलिंग यहां पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुका है। टॉप पर पहुंचने के बाद जब उसने ऊपर वाली ये दीवार पकड़ ली है तो वापस पीछे क्यों गिरेगा, नहीं गिरेगा ना। तो बस 8th आवर में ये 10 फीट का जो डिस्टेंस है ये जंप कर चुका। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, यानी 8 आवर्स में, 8 घंटे में वो टॉप पर पहुंच जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज फीलिंग। जी हाँ, द बेनिफिट ऑफ एम्पैथी इन एजुकेशन इंक्लूड। एम्पैथी फीलिंग जो है वो एजुकेशन में किस तरह से काम आती है। ऑप्शन ए, बिल्डिंग पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर, है ना। क्या अगर एम्पैथी है आप में तो कैसा बिहेव करता है ये, कैसा एनवायरनमेंट आपके अराउंड बिल्ड करता है, वो करता है पॉजिटिव क्लासरूम। पॉजिटिव एनवायरनमेंट है आपके अराउंड रहेगा, ये बात कर रहा है क्लासरूम की, मतलब कि आपके चारों ओर जो है वो पॉजिटिव वाइब रहेगी। ठीक है, क्लास का माहौल भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है। Then help students to deepen relationship with classmates। क्या करेगा, ये हेल्प करेगा स्टूडेंट को एक दूसरे का सपोर्ट करने का, साथ करने का, जिससे फ्रेंडशिप बिल्ड होगी, रिलेशनशिप इनमें बिल्ड होगा, और आगे जाके इनकी लीडरशिप क्या होगी, पावरफुल होगी, उनका माइंडसेट क्या होगा, पावरफुल होगा। जी हाँ, ये बात भी सही है। देन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, एक दूसरे में ट्रस्ट बनेगा, और उनका जो एम्पायर है, उनकी जो बिल्डिंग है, उनका जो ग्रुप है, यानी क्लासरूम है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो यूनिटी है, वो क्या करेगी, बिल्ड होगी। और उनकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी स्किल्स है, वो क्या होगी, डेवलप होगी। जी हाँ, इट मींस यहां पे हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन भी है। डैश इज एसेंशियल टू इंश्योर सक्सेस ड्यूरिंग टीम वर्क। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है टीम वर्क की सक्सेस के लिए। ऑप्शन ए, ब्लेमिंग अदर्स फॉर मिस्टेक। अगर आप एक दूसरे को गलतियों के लिए ब्लेम करते रहे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमें यहां पर अपनी टीम वर्क में एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों, सबसे बड़ी बैड हैबिट है ये, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बी, ऑलवेज डोमिनेट ड्यूरिंग टीम मीटिंग। क्या करो, जब भी टीम मीटिंग है बॉस बन के रोब झाड़ो कि भाई तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, ये मत कर, ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा बेकार नहीं। इससे क्या होता है, इससे आपस की जो ट्रस्ट है, बॉन्ड है, वो वीक होने पड़ता है, एंड देन इससे आपकी टीम बिल्डिंग की जो स्किल है वो स्ट्रांग नहीं होती। टीम बनती है सभी के सपोर्ट और सभी के साथ। क्यों, एक छोटे से छोटे व्यक्ति भी, छोटा व्यक्ति भी इस टीम बिल्डिंग का हिस्सा है। और कहते हैं ना कि धागे धागे से, इट मींस यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पूरे गुच्छे को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो लकड़ियां कितनी ही वीक क्यों ना हो। तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो पहली बात हमें ये सीखनी है कि हमें ऐसा बिहेव नहीं करना है। अवॉइडिंग टीम मेंबर्स आइडियाज, अरे उन्हीं के आइडिया तो आपकी कंपनी को ग्रो करवाते हैं, है ना। टीम मेंबर्स के सारे आइडिया सुनो, देखो इनमें से कौन सा हेल्पफुल है, उसको अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करो, देन आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, द बेस्ट थिंग इन द टीम वर्क शुड डू, क्या करना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन की, एक दूसरे का साथ दो, है ना, कोलैब करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, आइडियाज की रिस्पेक्ट करो, उनको सुनो, उनको बताओ कि देखो ऐसे ऐसे चीजों को हम और बेहतर कर सकते हैं, नए आइडियाज आएंगे, टीम क्या होगी, ग्रो होगी, उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और पावरफुल टीम बनेगी। ठीक है, हमें भी यही करना चाहिए। हमारे मन में चाहे कुछ भी आ रहा कि नहीं ऐसा नहीं, बट इन फॉर सक्सेस ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आज का सेशन हम करते हैं बच्चों यहीं पर कंप्लीट।
आई होप कि आज वाले लाइफ स्किल के सेशन में आपने काफी सारी चीजें सीखी हैं और इसमें वो सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े साउंड के साथ बोलते हैं, हमने आपको एजुकेशनल वे में सिखाया है। आई होप कि इट हेल्प यू सो मच एंड ऐसे ही और अमेजिंग सेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।